हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक स्टडी में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है और किस तरह से डिटरमिन होता है और इसके क्या वजह होती है और मार्केट के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जिसे इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में माना गया है। इस थ्योरी को हम पहचानते हैं मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये रिलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ, तो इसीलिए इस नो ऑल्सो अस मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। एडम स्मिथ से लेके मॉडर्न इकोनॉमिक्स तक यहाँ पे सभी ने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट इसके बारे में अपने अपनी सोच, अपने अपने थॉट्स यहाँ पे दिए हैं। इसी तरीके से किसी इंसान ने मनी को यूज़ किया है तो उसके बदले जो जिसकी मनी है उसको मिलने वाला जो रिवॉर्ड होता है, यही रिवॉर्ड को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे बदलते समय के साथ साथ यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में भी डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें फर्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड एब्सिस्टेंस theory of interest, third weighting theory of interest, fourth agio theory of interest, fifth time preference theory of interest, sixth classical theory of interest, next loanable fund theory of interest। और जो आज हम वो टॉपिक क्लियर करेंगे जो है केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। और इस थ्योरी के बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में भी कई इकोनॉमिक्स अपने अपनी सोच देते हैं। और इसी के वजह से ये इतने थ्योरी बनने की वजह ही बन जाती है कि जितने भी इकोनॉमिक्स ने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट के बारे में अपनी जो राय दी है, इन सभी में ये कोई भी कॉन्सेप्ट एक जैसी नहीं है। सभी ने अपनी अपनी अलग अलग सोच और अपनी अपनी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से लेके यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक का कई इकोनॉमिक्स अपने अपनी सोच यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो उसी का ही एक पार्ट हम आज देखेंगे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये थ्योरी डेवलप की गई थी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जेएम केन्स के द्वारा, जिनका बॉर्न हुआ था 1883 में और उनकी डेथ हुई थी 1946 में। उनकी हमें जो थ्योरी मिलती है, उनकी फेमस बुक जो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में पब्लिश हुई थी, इसमें से ही उनकी सोच, उनके थॉट्स हमें मिलते हैं। जेम केन्स ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, उसमें रेशनल इन इकोनॉमिक्स थिंकिंग उभर के आए हैं। उन्होंने 20वीं सेंचुरी में जो अपनी राय दी थी, उनकी इस सोच से ही इकोनॉमिक्स में एक नया एरा स्टार्ट हुआ था। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी में अगर ऑटोमेटिकली अगर रिबाउंड और एम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन नहीं होती है, जिसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशंस इम्पोर्टेंट बनते हैं। और उसी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को उस कंट्री की इकोनॉमी बेटर बनाने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल करना इम्पोर्टेंट है, और इससे ही रिसेशंस और डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी के साथ जेम केन्स ये इतने इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स बन जाते हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक्स में कई इकोनॉमिक्स एक तरफ और जेम केन्स एक तरफ, इस तरह की कंडीशन बनती है। और इसी के लिए टाइम मैगजीन ने केन्स को केन्स अमॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द सेंचुरी इन 1919 ऐसा पब्लिश किया था। उसी तरह से द इकोनॉमिक्स, इस मैगजीन ने ब्रिटेन मोस्ट फेमस 20th सेंचुरी इकोनॉमिक्स कहा गया है। उसी के साथ हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसमें है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये क्रिटिस करते हुए ही जेम केन्स ने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें
उन्होंने चेंज किए, उनकी थॉट्स को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और ये थ्योरी उन्होंने डेवलप की है। और इसी के साथ हमें केन्स का न्यू आइडियोलॉजी यहाँ पे दिखाई देता है। और केन्स की इस सोच से ही जितने भी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बने हैं या हम कहीं उसे डेवलप किया गया था कई इकोनॉमिक्स में, इनकी सोच यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देती है। और इसमें थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से लोग मनी को लेकर होल्ड करना चाहते हैं और उसकी वजह क्या होती है और उसकी वजह से लोगों को मिलने वाला इंटरेस्ट क्या अपना रोल निभाता है, ये उन्होंने अपने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। जेमकिंस अपने इस थ्योरी में कहते हैं कि लोग अपने पास कुछ ऐसी अमाउंट या ऐसे अपने इनकम का एक ऐसा पार्ट अपने पास रखना चाहते हैं जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बतौर वो होल्ड करना पसंद करेंगे और इसी को ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि मनी एक ऐसा ज़रिया है और मनी को खुद का एक यूटिलिटी होती है और वो जो उसकी कंपोनेंट्स है ये इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है। और एक सिंपल सा ऐसा मेथड यहाँ पे मनी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और उसी की तरह एक इमरजेंसी कंडीशन में हमें कुछ भी खरीदना है तो हम मनी को दे के उस गुड्स एंड सर्विस को ले सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस होती है कई बतौर गुड्स और सर्विस को लेके ये इजीली ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसकी वजह से मनी के पास एक स्पेशल फीचर्स होते हैं और मनी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें जो भी खरीदना है, जो भी बेचना है, हम मनी के साथ ही करते हैं। तो ये इजीली मेथड यहाँ पे मनी के साथ होने की वजह से मनी की जो यूटिलिटी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। वो जितने भी यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़े तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी और भी बढ़ती है, ना कि वो कम होगी। तो इस तरह से जेमकिंस कहते हैं कि लोग अगर अपने पास मनी रखना चाहते हैं तो वो उनको उनकी कुछ ज़रूरतें होती है, उनको पूरी करने के लिए ही वो अपने पास मनी रखते हैं। अगर वो अपने पास मनी नहीं रखेंगे और कहीं वो डिपॉजिट करेंगे या कहीं फिक्स में रख देंगे तो उसके अपने पास मनी दूर रखने की वजह से उनको जो मिलने वाला बेनिफिट होता है वो प्रॉफिट ही उनकी मनी को सेक्रीफाइस करने से ही उन्हें ये इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के अंदर बढ़ता है। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस घटता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी घटता है। तो इसी के साथ जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है और इंटरेस्ट है, इनमें जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिवली एक्सप्लेन किया जाता है। तो केन्स कहते हैं कि जो मनी है ये मनी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की वजह से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन कहा जाता है। तो इसी के साथ डेफिनेशन यहाँ पे केन्स ने दिया है इंटरेस्ट के बारे में। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड पेड फॉर द पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। एक ऐसे टाइम पीरियड में पीपल अपने पास जो मनी होता है वो ऐसे लिक्विडिटी अपने पास नहीं रखते हैं और एक ऐसे टाइम पीरियड में कहीं देते हैं और उससे जो सैक्रिफाइस किया जाता है मनी के साथ, उससे जो एक समय के बाद वो फिर से अपने पास आएगा, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी अमाउंट बढ़ के आएगी जिसे रिवॉर्ड कहा जाता है। ये रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट रेट का, जो उसको एडिशनल कुछ अमाउंट बढ़ के मिलता है, इसी को ही इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। जेमकिंस का इस कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी ये कुछ अजम्पशन पे बेस है। ये अजम्पशन इस तरह से है। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है ये कांस्टेंट समझा गया है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। सेकंड है सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। इनकम की एक पर्टिकुलर ऐसी अमाउंट है या ऐसी आने वाली जो एक फर्म या एक इंडिविजुअल एक पर्सन को एक
एक लेवल तक यहाँ पे इनकम आती है जो फिक्स यहाँ पे माना गया है। थर्ड यहाँ पे अजम्पशन है शॉर्ट पीरियड ऑफ एनालिसिस। केन्स का ये जो एनालाइज है या हम कहें ये थ्योरी वर्क करती है शॉर्ट टाइम पीरियड में ही एक्सप्लेन करती है और ये लॉन्ग टर्म के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट अजम्पशन है ये थ्योरी बेस करती है 3 मोटिव्स के साथ साथ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। और हमारा लास्ट यहाँ पे अजम्पशन है सम इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट इन मार्केट। अगर मार्केट के अंदर एक ऐसे टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो एक पर्टिकुलर रेट पे ही वो घटेगा, ना ही वो ज़ीरो होगा। तो एक अमाउंट में जाके या एक कुछ परसेंट लेवल तक जाके ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट उस तरह पे होगा उसकी डीपली जो ग्रोथ है जाने तक की वहाँ तक ही जाएगा और उसके बाद फिर वो बूम कंडीशन में आ जाएगा। तो वो कभी भी ज़ीरो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। इस तरह से इस थ्योरी के कुछ फीचर्स भी हैं। इसमें फर्स्ट है इस थ्योरी में डायनामिक थ्योरी भी कहा गया है क्योंकि जितने भी यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे बनाए गए हैं उसमें यहाँ पे जेम्स केन्स ने दिया हुआ थ्योरी ये डायनामिक थ्योरी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है और उन्होंने जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक लगता है। इंटरेस्ट रेट इज़ अ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट इज़ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे माना गया है जहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे बनते हैं और जो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे मनी को इम्पोर्टेंस दिया है जिससे जो किसी भी गुड्स और सर्विस को लेने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे मनी के साथ कोई भी गुड्स और सर्विस को लेना इजी होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे मनी को एक वैल्यू बनती है जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्रिएट होता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट इज़ अ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन कहा जाता है। थर्ड है दिस इज़ अ थ्योरी वर्क आल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में कौन सी भी कंडीशन हो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो, ये जो मोटिव यहाँ पे जो प्रेजेंट किए गए हैं जेम्स केन्स के द्वारा ये पूरी तरीके से दोनों भी कंडीशन में यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में ये कॉन्सेप्ट ये थ्योरी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इक्वल टू सेविंग इन्वेस्टमेंट। जितनी भी सेविंग है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, ऐसा यहाँ पे समझा गया है। जितनी भी लोगों के पास या किसी भी फर्म के पास सेविंग है ये सेविंग को ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ एलपी लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी। एलपी यहाँ पे डिमांड है मनी की और एम यहाँ पे मनी की सप्लाई यहाँ पे माना गया है। तो ये इंटरेस्ट रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ एलपी एंड एम मनी। तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट में सबसे 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल माने गए हैं जिसमें डिमांड फॉर मनी को कहा गया है और सेकेंड है सप्लाई ऑफ मनी। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से मनी को यहाँ पे डिमांड किया जाता है। तो मनी को डिमांड करने के 3 मोटिव्स होते हैं। वो उसमें फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड प्रिकॉशनरी मोटिव और थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। टोटल डिमांड फॉर मनी इसे कहा जाता है कि लोग अपने पास ऐसी मनी को होल्ड करना चाहते हैं, अपने इनकम में से कई परसेंट में जो पार्ट होता है इनकम का वो मनी के रूप में अपने पास होल्ड करना पसंद करते हैं। उसकी ज़रूरतें कई होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये मनी हर इंसान के पास वो अपने कुछ परसेंटेज में इनकम का पार्ट रखता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई फर्म का इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तो दोनों भी फॉर्मेट में हर पीपल या फर्म का कोई भी पर्सन हो वो अपने पास एक ऐसी अमाउंट
होल्ड करना पसंद करता है। जहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे डिमांड फॉर मनी की क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा था एक कंजम्पशन के लिए, सेकंड सेविंग के लिए और थर्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तीन चीज़ों के लिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिमांड फॉर मनी को एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे क्रिटिस करते हुए जेम्स केन्स ने अपनी इस थ्योरी में ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव इन तीनों के रीज़न में ही डिमांड की जाती है। उसमें फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसमें कोई भी पर्सन हो या कोई फर्म हो, यहाँ पे अपनी जितनी भी इनकम है, इनकम का एक पार्ट यहाँ पे या कौन सा किसी भी पर्सन में अपने इनकम का पार्ट अपने डेली रूटीन में होने वाले ज़रूरत को पूरे करने के लिए या अपने डेली रूटीन में आने वाले प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो मनी एक ऐसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है जिसकी हेल्प से वो अपने डेली रूटीन कंप्लीट करता है, और इसी को ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव कहा जाता है। तो अगर एक कोई इंसान है तो अपने डेली रूटीन में लगने वाली ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रांजैक्शन करता है। तो कोई फर्म होता है तो वो रॉ मटेरियल लेने के लिए या लेबर के वेजेस देने के लिए या अपने डेली के ट्रांजैक्शन हिसाब किताब करने के लिए ये मनी की डिमांड करते हैं। तो जितनी लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उतना लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। जितना इनकम कम होगा उतना उनका लिक्विडिटी प्रेफरेंस या उनकी मनी को होल्ड करने की ज़रूरतें भी कम होगी। तो इसी तरह से अगर हम समझें कि इसमें तो ये ट्रांजैक्शन मोटिव में टाइम लैग ये कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें इनकम और उनकी एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से टाइम लैग एक कंडीशन क्रिएट होती है। इनकम उनके आने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उनका एक्सपेंडिचर ये डेली रूटीन में होता है। इनमें इनकम आने का और एक्सपेंडिचर होने का इनमें जो टाइम लैग होता है, इसके वजह से ही यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे उनको मिलने वाला मंथली होता है, वीकली होता है या हम कहें कि ईयरली होता है इन केस। तो इनमें एक टाइम पीरियड में उनके पास आने वाली इनकम और उनकी डेली होने वाली एक्सपेंडिचर, इनमें टाइम लैग होता है। तो अगर हम समझे कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान की 10,000 अगर इनकम है तो उसके और मिलने वाला उसका इनकम मंथली है, तो 1 तारीख से लेके 30 दिनों तक उसके डेली रूटीन में उसको आने वाले ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसके एक्सपेंडिचर होते हैं और इसे कंप्लीट करने के लिए वो डेली रूटीन में ट्रांजैक्शन करता है, और इसी मोटिव को यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव कहा जाता है। और इसमें टाइम लैग होने की वजह से ही ये ट्रांजैक्शन मोटिव कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे LT इज़ अ फंक्शन ऑफ Y। तो इनकम डिपेंड होता है ये ट्रांजैक्शन मोटिव कंप्लीट करने के लिए। तो इसे इंडिकेट करते हैं हम M1 या L1 से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बनता है, तो यहाँ पे LT ये ट्रांजैक्शन मोटिव, F इज़ फंक्शन और Y इज़ इनकम। तो LT इज इक्वल फंक्शन ऑफ Y, इसे M1 इंडिकेट करते हैं। सेकेंड मोटिव होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। यहाँ पे लोगों के लाइफ में होने वाले अनसिक्योरिटी या उनके आने वाले अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरह से लोगों के लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करने के लिए कुछ ऐसी अमाउंट को लेके यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है, जिस तरह से लोगों को आने वाला इलनेस, ओल्डनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या ट्रेड साइकिल में आने वाले प्रॉब्लम या बिजनेस साइकिल में होने वाले फ्लक्चुएशंस, इनको यहाँ पे फेस करने के लिए यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जहाँ लाइफ में होने वाले हाई रिस्क जितने ज़्यादा होते हैं उतनी मनी को लेके डिमांड या लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होते हैं। तो ये डिमांड जो होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस की,
वो उनकी इनकम में जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा, जितनी लाइफ में जितनी हाई रिस्क होगी उतनी यहाँ पे मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसमें जो रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है प्रिकॉशनरी मोटिव और यहाँ पे मनी डिमांड की, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है। जितना इनकम ज़्यादा उतना मनी की डिमांड ज़्यादा, जितना इनकम कम उतना जितनी इनकम कम उतनी मनी की डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे उसकी इक्वेशन बन के आती है LP इज़ फंक्शन ऑफ Y। तो ये भी हम इंडिकेट करेंगे M1 के साथ। तो यहाँ पे LP इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव, F इज़ फंक्शन, Y इज़ इनकम। तो यहाँ पे LT प्लस LP इन दोनों को भी यहाँ पे M1 कहा जाता है। जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, इन दोनों को मनी को जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती है उसे M1 कहा जाता है। इसे M1 या L1 भी इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नया बन के आता है LT इज़ फंक्शन ऑफ इनकम, LP इस फंक्शन ऑफ इनकम। ये दोनों को अगर हम एक ही इंडिकेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव को M1 से इंडिकेट करेंगे इस फंक्शन ऑफ Y। हमारा थर्ड यहाँ पे मोटिव बनता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। यहाँ पे मॉनेटरी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स और सिक्योरिटी को लेके जो प्राइस में चेंजेस आते हैं इसका बेनिफिट यहाँ पे स्पेक्युलेटिव पर्सन यहाँ पे लेते हैं और वो इंजॉय यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर मनी है ये स्पेक्युलेटिव मोटिव भी पर्सन यहाँ पे डिमांड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंजेस होगा तो यहाँ पे मॉनेटरी मार्केट के अंदर जितने भी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ है इनके भी प्राइस यहाँ पे चेंजेस होते हैं और इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें दिखाई देता है। और ये जो लोग होते हैं इसमें जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ यहाँ पे हाई लेवल में उनकी प्राइसेस होते हैं और जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होता या डिक्लाइन करने स्टार्ट कर देता है उसी समय बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे स्पेक्युलेटिव पर्सन यहाँ पे बेच के जो मुनाफा होता है ये मुनाफा कमाते हैं और जो डिमांड होती है मनी की ये क्रिएट करते हैं और अपने पास मनी को होल्ड करके रखते हैं। और इसी समय कुछ भी यहाँ पे जो मार्केट के अंदर इकोनॉमी थम सी जाती है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव पर्सन है वो मनी की जो डिमांड है ये क्रिएट करते हैं, जहाँ पे उनकी जब मॉनेटरी मार्केट के अंदर हाई रेट पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है तब वो अपने शेयर्स, अपने बॉन्ड सिक्योरिटीज़ बेच के मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने पास मनी होल्ड करना पसंद करते हैं। ये डेफिनेशन इस तरह से स्पेक्युलेटिव मोटिव क्यों होती है। स्पेक्युलेटिव मोटिव इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिक्योरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द नोइंग बेटर दैन द मार्केट व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग फोर्थ। यहाँ पे मॉनेटरी मार्केट के अंदर जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस यहाँ पे डीपली स्टडी यहाँ पे स्पेक्युलेटिव मार्केट के जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और मार्केट में जो लिटरली भी यहाँ पे जो चेंजेस होंगे इनके बारे में वो इतने सतर्क होते हैं कि उनमें चेंज होते ही अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कमाते हैं और लॉस होने की बचना उन्हें पसंद करते हैं। तो इस तरह से स्पेक्युलेटिव मोटिव और इसमें इंटरेस्ट रेट इनमें जो रिलेशनशिप होता है इनवर्सली यहाँ पे प्रेजेंट करता है। जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ की प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं। या हम कहें कि ऐसा होने की जो वजह है ये वजह क्यों होती है, मॉनेटरी मार्केट के अंदर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे मनी को लेके जब चेंजेस होते हैं इसके इफ़ेक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे भी होते हैं और इसकी इफ़ेक्ट
इंटरेस्ट रेट पे होने की वजह से ही बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ जो मॉनेटरी पॉलिसी की मार्केट के अंदर, मॉनेटरी मार्केट के अंदर ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने लगता है तो उसी समय बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेंगे और ये सेलिंग और जो होते हैं बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के, ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेकुलेटिव पर्सन यहाँ पे मॉनेटरी मार्केट के अंदर एक इस तरह की यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जिस तरह से वो जब लो प्राइस होंगे मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो इसी समय बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वो खरीद देंगे लो लेवल प्राइस पे। और जब वही बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ की जब प्राइस हाई लेवल पे जाते हैं, जब एक ऐसी लेवल तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उस समय तक वो वेट करते हैं और वेट करने के बाद वो अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ हाई इंटरेस्ट रेट पे बेचना पसंद करते हैं और उससे ही उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो इंजॉय यहाँ पे स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर करते हैं और इसी से ही ये मोटिवेशन क्रिएट होता है। इस कंडीशन को ही यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन वर्किंग कहा जाता है। तो इसकी इक्वेशन बनती है एल ए इज़ स्पेकुलेटिव मोटिव इस फंक्शन ऑफ आर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहा जाता है और इस कंडीशन को यहाँ पे M2 कहा जाता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव इनको M1 कहा जाता था। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव ये डिमांड क्रिएट करती है मनी की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, उसके वजह से ही मार्केट के अंदर मनी को डिमांड क्रिएट होती है। तो इसी को ही यहाँ पे M2 कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस को LP से इंडिकेट किया जाता है और इन तीनों को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे M1 M2, जहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव M1 कहा गया है और स्पेकुलेटिव मोटिव को M2 कहा गया है। तो यहाँ पे टोटल जो LP है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसमें किस तरह से इस इक्वेशन क्रिएट होती है, तो इसमें एडिशन होता है ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, इन तीनों को यहाँ पे प्लस किया जाएगा, तब हमें टोटल यहाँ पे LP जो मनी की डिमांड है, ये डिमांड हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे इस तरह से M1 इज़ फंक्शन ऑफ Y, M2 इज़ फंक्शन ऑफ R। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे दोनों की जो डिमांड है इसे LP कहा जाता है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज इक्वल M1 प्लस M2। तो यहाँ पे LP इज़ फंक्शन ऑफ Y एंड R। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जिसे हम मनी की डिमांड कहते हैं, ये फंक्शन बनता है M1 के लिए इनकम यहाँ पे इंडिकेट करेगी और M2 के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंडिकेट करेगी और M1 को यहाँ पे एक्टिव मनी को इंडिकेट कहा जाता है। तो M2 को यहाँ पे आइडल और पैसिव मनी से ही यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। M1 के लिए एक्टिव मनी और M2 के लिए आइडल या पैसिव मनी कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि डिमांड ऑफ मनी किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लीगल मनी, जिसे हम करेंसी कहते हैं। करेंसी यहाँ पे दो टाइप की हमें मिलती है, किसी भी कंट्री की हो। तो ये एक होती है कॉइन मनी में, एक होती है नोट मनी में। और सेकेंड जो टाइप होता है सप्लाई ऑफ मनी का, एक होता है सेकेंड होता है बैंक मनी, जिसे क्रेडिट मनी भी कहा जाता है, जिसे हमें बैंक से मिलने वाला चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट इससे हमें मिलते हैं। तो ये इस तरह से एक लीगली मनी होता है जो हमें ये मनी के रूप में हमें मिलता है। और जो सेकेंड यहाँ पे बैंक मनी है, जो बैंक के द्वारा बनाई गई यहाँ पे करेंसी, या हम कहें कि जो चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट है, इससे भी हमें यहाँ पे बैंक मनी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसे LP लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज़ इक्वल M, जो डिमांड है और जो सप्लाई है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। जो LP यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज़ इक्वल मनी इज़ M यहाँ पे इंडिकेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को। तो यहाँ पे
यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी का जो M1 जो हमने देखा यहाँ पे इंडिकेट करता है ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव को M1, जिसकी डिमांड यहाँ पे सप्लाई के रूप में होगी वो होगी M1, और जो यहाँ पे स्पेकुलेटिव जो मोटिव होता है उससे कंप्लीट करने के लिए M2 यहाँ पे सप्लाई मनी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे M1 ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव और उनके लिए यहाँ पे मनी सप्लाई, और M2 यहाँ पे इंडिकेट करता है स्पेकुलेटिव मोटिव। इसे दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये टोटल डिमांड होगी LP। तो इस तरह से जो M है जो सप्लाई है वो इज इक्वल है M1 प्लस M2। तो यहाँ पे M1 इज़ फंक्शन ऑफ Y और M2 इज़ फंक्शन ऑफ R। तो यहाँ पे M1 यहाँ पे मनी की जो यहाँ पे M1 के लिए सप्लाई है, ये डिमांड यहाँ पे जो क्रिएट होगी वो इनकम पे डिपेंड होगी, और M2 के लिए जो फंक्शन है ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंडिकेट करेगा। यहाँ पे तो फिर LP इज़ इक्वल फंक्शन ऑफ Y और R, इस तरह से यहाँ पे फंक्शन उभर के आता है। तो यहाँ पे LP यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिमांड यहाँ पे सप्लाई के रूप में करने के लिए ये इंडिकेट है इनकम और इंटरेस्ट रेट के वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ मनी किस तरह से यहाँ पे पूरी होती है डिमांड को लेके यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। जो लीगली मनी है और जो बैंक क्रेडिट मनी है, इन दोनों के तरफ से यहाँ पे जो तीनों भी मोटिव को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी किया जाता है। और ये पूरी तरीके से सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे इंडिकेट जितनी भी होगी और उसको कंट्रोल यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट की होगी, या हम कहें उस कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो बैंक यहाँ पे उनके पूरे अथॉरिटी यहाँ पे उनके पास होती है। तो इन शॉर्ट में हमें ये इसकी मीनिंग यहाँ पे हमें पता चलती है कि जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने वाले इफ़ेक्ट यहाँ पे मनी सप्लाई पे नहीं होते हैं, बट यहाँ पे मनी सप्लाई इफ़ेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीनों के यहाँ पे मोटिव होते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई किस तरह से एक दूसरे को इंडिकेट करती है, और यहाँ से ही इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलने के साथ डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लेस होते हैं, और वहाँ ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है इसके रेट यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, या हम कहें इंडिकेट होते हैं कि कितने होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मार्केट की यहाँ पे जो जितनी भी मनी यहाँ की डिमांड होती है और उसके साथ उसका जो सप्लाई होता है ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दो मेथड के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है नो चेंज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई में चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किस तरह से इंडिकेट करता है ये पैनल ए में हम देखेंगे, और पैनल बी में हम देखेंगे कि यहाँ पे मनी सप्लाई यहाँ पे चेंज होती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किस तरह से यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे पैनल ए में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे एम और टी जो है ये यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी को इंडिकेट करता है, और जो एलपी है ये यहाँ पे एलपी, LP1, LP2 ये तीनों भी इंडिकेट करते हैं। LP यहाँ पे जो डिमांड है मनी की ये इंडिकेट हमें करते हैं। तो यहाँ पे LP इज़ फंक्शन ऑफ Y और इंटरेस्ट रेट। Y यहाँ पे इनकम है और R यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। जो LP ये इसकी डिमांड इन दोनों यहाँ पे मोटिव, ये तीनों जो मोटिव होते हैं ये तीनों भी M1 और M2 इन दोनों रीज़न की वजह से यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जब मनी की जब सप्लाई नहीं बढ़ती है तो यहाँ पे जो डिमांड है वो किस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इससे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है किस तरह से डिटरमिन होता है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे जब यहाँ पे एलपी और यहाँ पे जो सप्लाई है, डिमांड मनी की और सप्लाई मनी की जब एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं तो हमारी ये नॉर्मल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ओ टी ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे मनी की इंडिकेट होती है। तो यहाँ पे एल पी कर्व यहाँ सप्लाई और डिमांड ये दोनों यहाँ पे ऊपर से एम और टी ये सप्लाई और यहाँ पे एल पी जो डिमांड है, डिमांड कर्व ये यहाँ पे एम पॉइंट पर यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई मनी की ओ टी और यहाँ पे इंटरसेक्ट ओ डी ये इंडिकेट होती है। अगर हम समझे इस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारा एलपी अगर बढ़ता है, एलपी अगर हमारा बढ़ता है तो ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे LP1 यहाँ पे क्रिएट होगा। LP1 और मनी जो यहाँ पे सप्लाई है ये दोनों एक दूसरे को M1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मनी की OT इतनी ही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ पे OD1 तक गया। तो ये D1 तक जाने की कंडीशन यहाँ पे इंटरसेक्ट बढ़ता है। और दूसरी कंडीशन में अगर हम अपोजिट में देखें, अगर हम M कंडीशन में हैं तो यहाँ पे जब यहाँ पे डिमांड जब घटती है मनी की तो ये M से M2 तक जाती है और M2 तक जाने की वजह से ही यहाँ पे LP2 कर्व यहाँ पे सप्लाई कर्व को यहाँ पे दोनों एक दूसरे को M2 पॉइंट तक यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे OT तक होता है, बट इंटरसेक्ट यहाँ पे और भी कम होता हुआ जो OD2 तक कम होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मनी की किस तरह से इंडिकेट होती है और इसमें इंटरेस्ट रेट किस तरह से यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, ये हमें ए में हमें इंडिकेट करता है। अब सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे जब मनी सप्लाई चेंज होती है तो इंटरेस्ट रेट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को लेते हैं और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लिया है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन हमारी एम, इस कंडीशन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एम कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हमारा जो डिमांड है, ये डिमांड हमारा एलपी इस फंक्शन ऑफ वाई और आर, वाई इनकम आर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इस फंक्शन है एलपी का। ये एलपी हमारा डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व हम इस कंडीशन में जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे को जो एक वर्टिकल कंडीशन में यहाँ पे हमें सप्लाई ऑफ मनी को इंडिकेट होता है और एम पॉइंट तक यहाँ पे एम डैश इस कंडीशन में यहाँ पे हमें मिलता है और इस पॉइंट से हमें डिमांड ऑफ सप्लाई यहाँ पे ओ क्यू तक ये कंडीशन हमें मिलती है और ओ डी ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे ओ क्यू और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ओ डी ये कंडीशन में मिलता है। अगर हम समझे यहाँ पे मनी यहाँ पे कम होती है, मनी सप्लाई कम होगी तो ये कंडीशन क्या होगी और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी। ये दो कंडीशन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम समझे कि अगर मनी का सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाता है तो यहाँ पे मनी डिमांड एंड सप्लाई इस कंडीशन में ओ Q2 इस कंडीशन में इतनी यहाँ पे जो सप्लाई मनी की है और ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व यहाँ पे M2 पॉइंट तक इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ता है। जिस तरह से इनकम मार्केट के अंदर कम होगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि मनी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है मार्केट के अंदर। सप्लाई ऑफ मनी कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और इसकी वजह से मनी की वैल्यू बड़ी है। अब हम समझेंगे कि एम डैश इस कंडीशन में हम होते हैं तो इस कंडीशन में सप्लाई यहाँ पे मनी का जब बढ़ता है तो बढ़ने की वजह से यहाँ पे एलपी कर्व जो डिमांड कर्व है मनी का
ओ यहाँ पे M1, इस कंडीशन में हमें सप्लाई यहाँ पे M1 इस कंडीशन में हमें मिलता है, और M1 इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हमें M1 ये पॉइंट मिलने की वजह से यहाँ पे डिमांड सप्लाई यहाँ पे OQ1 इतनी मनी की होती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इस पे इफ़ेक्ट करता है, ये होता है D1 क्योंकि जितना मार्केट के अंदर से यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा मनी का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी ये घटी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे डिमांड कर्व यहाँ पे मनी का एक्सप्लेन होता है, ऊपर से नीचे आता हुआ, जो लेफ़्ट से राइट और अप से डाउन की कंडीशन में आता हुआ, यहाँ पे ऊपर से डिक्लाइन करता हुआ यहाँ M पॉइंट तक आता है। पर यहाँ पे आते ही ये पॉइंट तक यहाँ पे वो नेगेटिव कंडीशन में नहीं जाता है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन मार्केट के अंदर यहाँ पे जेम कीन्स ने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यहाँ पे पैरेलल कंडीशन में ही हमें दिखाई देगा, और एक ऐसे कंडीशन में ये कंडीशन चलेगी जहाँ पे यहाँ पे मार्केट के अंदर बूम कंडीशन जहाँ तक नहीं होती है, ये कंडीशन यही दिखाई देगी। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जब सप्लाई अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट पे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और डिमांड किस तरह से क्रिएट होती है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट पे इफ़ेक्ट होता है, ये डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे विथ चेंज इन मनी सप्लाई, ये दोनों भी यहाँ पे जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन होते हैं।